हेलो गाइस। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे BSHF 101 के। और इसमें हम टिक मार्क क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे। इसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे कि टिक मार्क क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, पहला है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड। इसमें से कुछ 30% तक क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसमें इवोल्यूशन दिखाया गया है ह्यूमन का। इसमें पहला होता है ओल्ड स्टोन एज। इसे हम ऑल्सो पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं। और ये 5 लाख से 2.5 लाख साल पहले इवॉल्व हुआ था ह्यूमन। और इसके अंदर जो ह्यूमन बीइंग है वो हंटिंग फिशिंग करके अपना खाना बनाते थे। एंड इसमें जो है नेचर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, क्योंकि हंटिंग फिशिंग और पेड़ों को काटने से ही बनता था देवास। और इसमें जो टूल्स है, जो हथियार हैं, वो पत्थरों को नुकीले पत्थरों से बनते थे। और उसके बाद आता है द न्यू स्टोन एज। इसमें इसको हम न्यूलिथिक एज भी कहते हैं, न्यूलिथिक पीरियड। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे न्यू स्टोन एज, न्यूलिथिक पीरियड। ओल्ड स्टोन एज का पैलियोलिथिक पीरियड। ये 10,000 से 12,000 साल पहले आया था। और इसमें जो है हमारे ह्यूमन बीइंग ने लैंड कल्टीवेशन, मतलब फसल उगाना और जानवरों को पालना, ये सब शुरू कर दिया था। और इसमें जो है हमारे फूड सरप्लस पाए गए थे, जिसके ये प्रूफ होता है कि उस टाइम खाना का भंडार रखा रहता था। उसके बाद से ये लोग इस एज में जो टूल्स हैं वो स्टोन के बने होते हैं। स्टोन मतलब पत्थरों की कुल्हाड़ी जैसे बनाए जाते थे। और उसके बाद आता है द ब्रोंज एज। ब्रोंज एज 5000 BC से पहले आया था। और ये जो पीरियड है, इसमें अर्बन पॉपुलेशन का इमरजेंस हुआ था, मतलब अर्बन पॉपुलेशन इंडिया में आ चुकी थी। और इसमें मेटल को यूज़ किया जाता था हथियार बनाने के लिए। और ब्रोंज एज का जो मेन चीज़ देखा जाता है, इसमें कॉपर और टिन को फ्यूज़ करने के लिए जाना जाता है। इसमें हम कॉपर और टिन को फ्यूज़ करना सीख चुके थे। और इसी एज में व्हील कैसे बनता है, व्हील की डिस्कवरी भी हुई थी। एंड इसमें हम ब्रोंज एज में ही विंड से एनर्जी प्राप्त करने विंड से एनर्जी का सोर्स भी हम लोगों ने ढूंढ लिया था। इसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन का इनिशिएशन भी हुआ था। इसके बाद आता है द आयरन एज। ये 1200 BC पहले आया था। और ये जाना जाता है आयरन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए। और इसमें जो है हमारा 1000 BC पहले इंडिया में आयरन डेवलपमेंट चालू हुआ था। और गॉर्डन चिल्डे ने आयरन का डेमोक्रेटाइज एग्रीकल्चर फाउंडेट किया था। और ये इनमें से हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो एक एक चीज़ है वो अच्छे से पढ़ लें। चाहे तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा। देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं जैसे कि अर्बन रेवोल्यूशन कब हुआ था? ब्रॉन्ज एज में हुआ था। रिनाइसेंस, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इमरजेंस ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड के चैप्टर से। चलिए पढ़ते हैं। द रिनाइसेंस मीनिंग रिवाइवल और रीबर्थ, मतलब इसका मतलब रिनाइसेंस का रिवाइवल या रीबर्थ। और ये पहले इटली में इमर्ज हुआ था। इसके अंदर देखा गया जैसे फील्ड ऑफ आर्ट में जो डेवलपमेंट देखी गई, फील्ड ऑफ आर्ट में, लिटरेचर में, रिलीजन में, फिलोसॉफी, साइंस एंड पॉलिटिक्स। और देयर वाज अ रिवाइवल ऑफ प्री क्रिश्चियन क्लासिकल लर्निंग। इट गेव राइज टू अ न्यू फॉर्म ऑफ थिंकिंग। ये प्री क्रिश्चियन लर्निंग को प्रमोट किया किसने? रिनाइसेंस ने। एंड देन ह्यूमनिज्म। द कैरेक्टर ऑफ रिनाइसेंस वॉज ह्यूमनिज्म। इट इज स्ट्रेस्ड ऑन डिग्निटी ऑफ मैन। ये वही रिनाइसेंस का ही एक फैक्टर है ह्यूमनिज्म। और इसमें स्ट्रेस्ड किया गया मैन की फेथ और डिग्निटी को। सेकुलरिज्म, ये रिलीजन की तरफ झुकने के लिए सेकुलरिज्म कहते हैं कि रिलीजन की तरफ झुक गया ह्यूमन बीइंग, सेकुलरिज्म कहते हैं। और ये एक और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, 8th क्वेश्चन। राइट द मेथड अडॉप्टेड बाय द चर्च डोमिनेट सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ यूरोप। तो जो चर्च के पास सुप्रीम अथॉरिटी थी मिडिवल टाइम में। और ये मोनार्चीज पर रूल करते थे, जो कि राजा महाराजा थे उस वक्त के, उन पर रूल करते थे। और इनका जो प्रोहिबिशन, मतलब इनको खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था। और ये जो हैं, ये गॉड और ह्यूमंस के बीच में एक बीच का द्वार बने हुए थे, बीच का गेट थे गॉड और ह्यूमंस के बीच में। मतलब इनसे पूछे कोई काम नहीं कर सकता था उस टाइम पे।
और इनके ऊपर इसके अंडर राजा महाराजा वगैरह काम करते थे। तो एंड देन अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन। ये भी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया मार्टिन लूथर कब आए थे। मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्ट कब किया था। मार्टिन लूथर जो इन्होंने 1517 में जर्मनी में प्रोटेस्ट किया चालू किया था। उसके बाद से अलग अलग लोगों ने इसको एडवोकेट किया। वकीलों ने ज्विलिंग इन स्विट्ज़रलैंड, कैल्विन फ्रांस। उसके बाद से ये प्रोटेस्टेंट मूवमेंट चालू हुई और इस प्रोटेस्टेंट मूवमेंट में चर्च के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया कि चर्च सबके पावर चर्च के पास नहीं होनी चाहिए। और डैनियल बेल एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट थे, ये भी याद रखिए। व्हाट आर द चेंजेस दैट वी सी इन द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कौन से चेंजेस हम लोगों ने देखे। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस देखे गए। द थ्योरेटिकल नॉलेज अराउंड द वर्ल्ड, इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज देखी गई न्यू टेक्नोलॉजी के साथ। और स्टार्टिफिकेशन हुआ स्किल एंड टेक्निकल स्किल के लिए, टेक्निकल स्किल और प्रॉपर्टी के लिए स्टार्टिफिकेशन हुआ। इसमें इंजीनियरिंग एंड साइंटिस्ट ट्रांसफॉर्म सोसाइटी एंड ब्रॉड दिस चेंजेस अकॉर्डिंग टू मार्क्स एंड साइमन के हिसाब से टेक्नोलॉजी को चेंज किया गया। ये 6 चैप्टर भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन जैसे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फॉर्म हुई थी। ये 1885 में बॉम्बे में फॉर्म हुई थी और ये WC बनर्जी के लीडरशिप में और A. ह्यूम और अदर लोगों के लीडरशिप में फॉर्म हुई थी 1885 में। ये याद रखिए 1885 में और बॉम्बे के अंदर। और 1907 में जब सूरत 2 भागों में डिवाइड हुआ तो इंडियन कांग्रेस भी 2 भागों में डिवाइड हो गई, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। और स्वदेशी मूवमेंट जब स्टार्ट हुई 1905 में, जब बंगाल का पार्टीशन हुआ। और 1905 में, ध्यान रखिए 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ और इस वक्त स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई। और इसमें बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया, स्टूडेंट, वुमेन, वर्कर पार्टिसिपेट इस मूवमेंट में, स्वदेशी मूवमेंट में। और इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत रोकने की कोशिश की, पर ये अपने आप को रिवॉल्यूशन कर चुकी थी। और इसके अंदर जो है इंडिया ने वहाँ की चीज़ों को बायकॉट करना, स्ट्राइक करना, वहाँ की चीज़ों को बायकॉट करने के लिए मेनली किया गया स्वदेशी खुद के देश की चीज़ें इस्तेमाल करना, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया है। और जब ये स्वदेशी मूवमेंट ख़त्म हो गई तो हमारे मोहनदास करमचंद गांधी का इवोल्यूशन हुआ। इन्होंने राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए आंदोलन किए ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। इन्होंने सबसे पहले चंपारण करी और इसके बाद फिर जो अहमदाबाद में वर्कर्स का 35% उनका वेतन इंक्रीज कर दिया गया। इसके बाद होता है खिलाफत मूवमेंट। गांधी जी ने एक्टिव पार्ट लिया, कंट्री पूरे देश में हड़ताल कर लिए। और इसके अंदर जलियांवाला बाग कांड में जनरल डायर ने हजारों लोगों को मरवा दिया। इसके बाद जो सारे मुस्लिमों ने आंदोलन किया तुर्की के सुल्तान के खिलाफ, जिसको उस टाइम खलीफा कहते थे, और इसको हमने नाम दिया खिलाफत मूवमेंट। उसके बाद से ये तुर्की के राजा के खिलाफ किया गया। इसका जो मूवमेंट को लीड किया गया वो मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा किया गया। और इसके बाद में इस मूवमेंट को रोक दिया गया चौरी चौरा की वायलेंस की वजह से, क्योंकि इसमें 22 पुलिस वालों को उस पुलिस स्टेशन में मार दिया गया था। इसके बाद शुरू हुआ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। इसके बाद स्टार्ट हुआ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और इसमें जो है साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया। 1929 में लाहौर के अंदर पूर्ण स्वराज इनिशिएट किया गया, पूर्ण स्वराज को कांग्रेस के द्वारा 1929 में। इसके बाद गांधी जी ने न्यू मूवमेंट लॉन्च करी, सिविल डिसोबेंस मूवमेंट। सिविल डिसोबेंस मूवमेंट गांधी जी साबरमती आश्रम के दांडी चल के गए पैदल, और इन्होंने जो सॉल्ट पे, जो नमक पे वायलेंस लग रहा था उसके खिलाफ आंदोलन किया। उसके बाद से बहुत लाखों की तादाद में लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। और इसके बाद
बॉम्बे एंड सोलापुर के वर्कर्स ने इनका सहायता की। उसके बाद से फिर इन्हें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे बुलाया गया गांधी जी को। उसका गांधी जी इरविन पैक्ट पर साइन हुआ। फिर इसके बाद कांग्रेस को अपनी मूवमेंट को विड्रॉ करना पड़ा 1934 में। 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को स्टार्ट किया और 1934 में इसको विड्रॉ लेना पड़ा कांग्रेस को। फिर इसका से स्टार्ट हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट। ये 1939 में स्टार्ट हुआ। उसके बाद से सेकेंड वर्ल्ड वॉर घोषित हो गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ 1939 में। और फिर 1942 में कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दी और इसमें रेलवे लाइन, टेलीफोन एंड टेलीग्राफ के वायर को कट कर दिया गया। और इसमें जो लोगों ने अपने आप को ब्रिटिश रूल से फ्री करने के लिए कोशिश की। इसके बाद अलग दूसरे मूवमेंट जो कि स्टार्ट हुए, रिवोल्यूशनरी, टेररिस्ट मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, वर्कर्स मूवमेंट, पीपल मूवमेंट इन प्रिंसली स्टेट्स। और अब चलिए देख लेते हैं स्वदेशी मूवमेंट किसकी वजह से स्टार्ट हुआ। पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ब्यूरोक्रेसी, ये इम्पोर्टेंट ब्रिटिश लॉ इंडिया में दिया गया जिसके अंदर रिक्रूटमेंट की गई लोगों के कंपटीशन के ऊपर। कंपटीशन जो पास करता था उसके लिए रिक्रूटमेंट थी और इसमें लोगों को नौकरियां दी गई। और ये 9 चैप्टर है सोशल स्ट्रक्चर और इसके जो मेन 2 एलिमेंट है वो रोल और स्टेटस है। और इसमें स्टेटस के 2 पार्ट होते हैं, एस्क्राइब्ड और अचीव्ड। एस्क्राइब्ड जो जन्मजात होती है स्टेटस, और अचीव्ड जो जन्मजात नहीं होती है और बाद में हमारे द्वारा अचीव की जाती है, उसे कहते हैं अचीव्ड स्टेटस। इसके बाद 10 चैप्टर है सोशल इंस्टीट्यूशन और इसमें हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ फैमिली। इसमें दो तरह की फैमिली होती है, एक्सटेंडेड फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली वो होती है जिसमें 2 जनरेशन से ज़्यादा के लोग रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली वो होती है जिसमें कि मैरिज टाइज होता है, जैसे कि हस्बैंड, वाइफ और उनके चिल्ड्रंस। और फैमिली के फंक्शन ऑफ फैमिली, सोशलाइजेशन, जो फैमिली को ये होता है सोशलाइजेशन होता है, लोगों के साथ मिलजुल के रहना होता है। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल फंक्शन, अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए सेक्सुअल फंक्शंस करने होते हैं। इकोनॉमिक फंक्शन, अगर कोई पैसे की ज़रूरत हो फैमिली को तो वो एक साथ मिल करके उस ज़रूरत को पूरा करें। इसके बाद होता है आइडेंटिफाई सोशल स्टेटस, अपने सोशल स्टेटस को बनाने के लिए, और इमोशनल सिक्योरिटी, ताकि अगर कोई इमोशनल सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए किसी भी फैमिली मेम्बर को। इसके बाद होता है मैरिज के अंदर रूल्स गवर्निंग मैरिज, इंसेक्ट टैबू मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज़ वगैरह। और एक्सोगेमी वो होता है जिसके अंदर एक जो पर्सन है वो मैरी कर सकता है 1 से ज़्यादा लोगों से। और एंडोगेमी जो होता है कास्ट मैरिज, जो एंडोगेमस होता है नेचर के अंदर और ये खुद ही के कास्ट में बस किया जाता है। और मैरिज 2 तरह की होती है, पॉलीगेमी एंड मोनोगेमी। पॉलीगेमी वो होता है जिसमें कि एक इंडिविजुअल 1 से ज़्यादा वाइफ को रख सकता है या स्पाउस को। इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, पॉलीएंड्री एंड पॉलीगेमी। पॉलीएंड्री होता है जिसमें वुमेन 2 हस्बैंड रख सकती है, बहुत सारे हस्बैंड रख सकती है। पॉलीगेमी वो होता है जिसके अंदर इसमें एक मैन जो है वो किसी ब्रदर की विधवा से शादी कर सकता है। मोनोगेमी होती है जिसमें कि एक ही रिलेशनशिप होती है, एक ही शादी होती है और पूरे सेक्सुअल रिलेशन उन्हीं 2 के बीच में, पार्टनर्स के बीच में रहता है। और हाँ, इसको याद करने का तरीका मैं अभी बता देता हूँ, उस टाइम मैं भूल गया था। तो इसमें हम ऐसे याद कर सकते हैं जैसे द ओल्ड एज, न्यू स्टोन एज, फिर ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। फिर ओल्ड सबसे पहले होगा, फिर न्यू होगा, फिर ब्रॉन्ज होगा, फिर आयरन एज होगा। और इसमें जो डेवलपमेंट है वो हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। पहले मतलब हम अंटी करते थे, फिर उसके बाद से हम विंड से कल्टीवेशन करना चालू हुए, फिर उसके बाद से अलग अलग टेक्नोलॉजी, हमने ब्रॉन्ज को मेल्ट करना सीखा, उसके बाद से आयरन में हमने आयरन से अलग अलग चीज़ें बनाना सीखी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। और इसके बाद अगर आपको कोई वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करें। मैं इस बार 10 लाइक का एम रखता हूँ, 10 लाइक हो गए मेरे वीडियोस पे तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा और अच्छी तरीके से सिंप्लीफाइड वे में। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।